तो चलिए अब शुभ समाचारों में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं वो 6 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहने वाली है। तो आज की सबसे बड़ी खबर नोएडा के ट्विन टावर से जुड़ी हुई है, जिसे 28 अगस्त को गिराया जाना है। लेकिन उससे पहले इन टावरों को गिराने की आज रिहर्सल होनी है, जिसके चलते नोएडा एक्सप्रेसवे को कुछ घंटों के लिए आज बंद कर दिया जाएगा। जबकि 28 अगस्त को नोएडा एक्सप्रेसवे के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों की आवाजाही नहीं रहेगी। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर ईडी से जुड़ी हुई। ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दायर किया है। तीसरी आज की बड़ी खबर बिल्किस मामले में बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रमनाथ की बेंच ये सुनवाई आज करने वाली है। बिल्कुल शिखा, देखिए पेगासस जासूसी मामले पर भी आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के जांच कर रही एक टेक्निकल कमेटी को मई में 4 हफ्तों का समय देते हुए अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिस पर आज और तफ्तीश होगी। दिल्ली शराब नीति को लेकर चल रहे हंगामे के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। बीजेपी के तीखे हमलों के बीच केजरीवाल सरकार ने 26 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो वहां देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है और जेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करने भी जा रहे हैं। तो ये तमाम 6 खबरें जो सबसे बड़ी हैं, दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले बात मेक इन इंडिया के उस शाहकार की करने जा रहे हैं जिसे समंदर में हिंद की शान कहा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की, जिसे 2 सितंबर को पीएम देश को समर्पित करने वाले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत समुद्री मोर्चे पर दुश्मन को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कमीशन से लगभग 1 साल पहले तक समुद्र में आईएनएस विक्रांत को कठोर परीक्षणों में अच्छी तरीके से परखा गया। इससे स्वदेशी युद्धपोत 45,000 टन का है। इसमें 4 एफिल टावर के बराबर लोहे का इस्तेमाल किया गया, जबकि विक्रांत में 2400 किलोमीटर केबल्स लगाई गई हैं, जो कोची से दिल्ली तक पहुंच सकती है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि बनने के करीब 13 साल के बाद इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो कैसा है देश का ये स्वदेशी युद्धपोत और इसे समंदर में हिंदुस्तान की ताकत आखिर क्यों कहा जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। जल्दी ऐसा बाहुबली आने वाला है जिसके खौफ से चीन और पाकिस्तान भी दहशत में है। जब वो सेना के बेड़े में शामिल होगा तो भारतीय नौसेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि वो है समंदर का सिकंदर। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत कमीशन करेंगे। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर हम आपको एक गुड न्यूज दिखाने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को एक नई ऊंचाई मिल रही है, जब देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हैं और ये अपने आप में एक चलता फिरता शहर है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा ये विमान वाहक युद्धपोत है। इस पर ये 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसका डेक है और इस पर एक वक्त में 1700 से ज्यादा नौसैनिक और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस युद्धपोत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक साथ 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। पल भर में समंदर का ये शिकारी दुश्मन के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। अगर इसकी मारक क्षमता को देखें तो इस पर करीब 30 लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर मौजूद हो सकते हैं, जिसमें मिग-29 कामोव हेलीकॉप्टर के अलावा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस से लेकर बराक मिसाइल से भी ये सुसज्जित होगा। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे दूसरे देशों के युद्धपोतों से अलग बनाती हैं, जिसमें सबसे खास है इसके अंदर बना नौसैनिकों के लिए 16 बेड का हॉस्पिटल।
आईएनएस विक्रांत अपने आप में एक चलता फिरता शहर है और क्योंकि इसमें एक वक्त में 1700 से ज्यादा नौसैनिक अधिकारी मौजूद होंगे, ऐसे में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर 16 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। उसके साथ ही 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और तमाम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए जो सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, आधुनिक टेलीमेडिसिन से लेकर और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से लेकर स्कैनिंग की सुविधाएं। हमारे साथ सर्जन कमांडर योगेश सर हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो तमाम तरह की जो आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक 16 बेड का अपने आप में परिपूर्ण ऐसा एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 16 अलग अलग वार्डों में विभाजित बेड्स है, फिर 2 ऑपरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स है, रेडियोलॉजी विभाग है जिसमें सीटी स्कैन मशीन है जो भारत में पहली बार किसी भी जहाज में सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा एक्सरे मशीन है, यूएसजी मशीन्स है, फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, फिजियोथेरेपी है। हमारे यहाँ पे 2 चेयर का डेंटल सेंटर है जो कि अपनी नौसिनों की दांतों की निगरानी के लिए मौजूद रहेगा। आईएनएस विक्रांत की ऑटोमेटिक गैली यानी आधुनिक किचन दिन भर में 5000 लोगों का खाना बना सकती है। इस किचन में कई तरह की ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई हैं, जिनमें मटेरियल डालने के बाद खुद ही खाना तैयार हो जाता है। आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये युद्धपोत एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसमें 196 नौसेना अधिकारी और 1149 सेलर्स और एयर क्रू रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे बनाने की शुरुआत फरवरी 2009 में हुई थी। आईएनएस विक्रांत में 76% स्वदेशी सामग्री लगाई गई है, जो मेक इन इंडिया का सबसे शानदार उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से उसकी ताकत दोगुना बढ़ जाएगी। समुद्री सीमा में चीन से मिल रही चुनौतियों को माकूल जवाब देने में ये युद्धपोत अहम भूमिका निभाएगा। कोच्चि से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको और डिटेल में बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस आईएनएस विक्रांत युद्धपोत को दुनिया के शक्तिशाली युद्धपोत में क्यों गिना जा रहा है और ऐसा क्या है कि जिसने इस युद्धपोत को बहुत खास बना दिया। देखिए, ये देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। 2 सितंबर को कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत युद्धपोत को देश को समर्पित करेंगे। साथ ही आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है और खास बात यह भी है कि इस युद्धपोत में एफिल टावर के बराबर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। काफी बड़ा ये और देखिए, इस युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट हैं जिसमें 1700 नौसैनिकों के रहने का बाकायदा इंतजाम है, इसलिए शायद इसको शहर कहा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये युद्धपोत 62 मीटर लंबा होगा और 60 मीटर चौड़ा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बहुत लंबी है इसके। माफ कीजिएगा, 262 मीटर लंबा है और 260 मीटर चौड़ा है। और आईएनएस विक्रांत में 2400 किलोमीटर लंबे केबल का भी इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, देखिए, आईएनएस विक्रांत में 30 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर के साथ साथ इसको ले जाने के लिए सक्षम है और पोत की अधिकतम गति 28 नॉटिकल मील के करीब है, इतना भारी होने के बावजूद। बिल्कुल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। और आईएनएस विक्रांत युद्धपोत बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, यानी कि बहुत सारी मिसाइलें इस पे, और वो जो भारत को सुरक्षित करने में काफी इससे मदद मिलेगी। युद्धपोत MiG-29 के लड़ाकू जेट को संचालित करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, देखिए, इस युद्धपोत से कमोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R के भी संचालन की पूरी तैयारी है। महिला अधिकारियों के लिए आईएनएस विक्रांत में विशेष केबिन बनाए गए हैं जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। साथ ही आईएनएस विक्रांत युद्धपोत में 76% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करेगा और आईएनएस विक्रांत में 16 बेड का आधुनिक अस्पताल भी मौजूद है। देखिए, आईएनएस विक्रांत के अस्पताल में 2 ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद हैं और 1700 सैनिकों के खाने पीने के लिए आधुनिक किचन की व्यवस्था की गई, जैसा कि अभी हमने आपको रिपोर्ट में देखा। आईएनएस विक्रांत में 8 पावर जनरेटर है और इनकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए कि इससे पूरे कोच्चि को रोशन किया जा सकता है। तो ये तमाम खूबियां आईएनएस विक्रांत में, जिसकी सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। चलिए अब बात गणपति उत्सव की हम करेंगे। 31 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश चतुर्थी की तैयारी अंतिम दौर में इस वक्त चल रही है। कहीं मूर्तियां तैयार हो रही हैं तो कहीं बप्पा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। विघ्नहर्ता के वेलकम में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए एक एक बात का ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, 6 शहरों की भव्य तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुंबई में
गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 2 साल बाद इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद दही हांडी की तरह इस बार गणपति को लेकर भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। भव्य पंडाल बनाए गए हैं। तो वहीं गजानन की सुंदर मूर्तियां बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। हैदराबाद में देखिए तैयारियां जोरों शोरों पर, बाजार भगवान गणेश की मूर्तियों से पटे पड़े हैं। जयपुर में तो मोती डुंगरी मंदिर में अभी से माहौल पूरा गणपतिमय हो चुका है। और अगर पुणे की बात करें तो पुणे में खास तौर से इको फ्रेंडली गणपति बनाने की तैयारी है। इंदौर और मदुरई में भी गणपति उत्सव को लेकर के भव्य तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। तो देखिए, देश भर में गणपति महोत्सव की शुरुआत के साथ ही बप्पा के अनोखे रूप में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में इको फ्रेंडली अवतार भी देखने को मिल रहा है, जिसके जरिए न केवल बप्पा की आराधना की जा सके बल्कि सोसाइटी को एक संदेश भी दिया जा सके कि पर्यावरण सर्वोपरि है। मुंबई समेत देश भर में गणपति बप्पा का इंतजार खत्म हो गया है। गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है, लिहाजा इस बार भी बप्पा को लेकर प्रयोग करने में भक्त पीछे नहीं है। पिछले कई सालों से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का चलन तेजी से बढ़ा है। बप्पा को रूप, रंग और आकार देने में इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी तरह की एक पहल की गई है पुणे में। यहाँ इको असिस्ट फाउंडेशन नाम की संस्था ने ऐसी प्रतिमाएं तैयार की हैं जिसमें इस्तेमाल सभी चीजें विसर्जन के बाद फिर काम आ जाएंगी। फिर चाहे इन प्रतिमाओं की मिट्टी हो, मेटल हो या फिर कपड़े, रिसाइकलिंग के जरिए इन्हें बार बार यूज में लिया जा सकेगा। संस्था की इस पहल के पीछे कई तर्क हैं, मसलन नदियों में होने वाला प्रदूषण, प्रतिमाओं की दुर्दशा और इसे लेकर समाज में आलोचना या धर्म पर छीटाकशी। यही वजह है कि संस्था ने पुनरावर्तन की थीम को अपनाया। संस्था विसर्जित प्रतिमाओं की 10 टन मिट्टी इकट्ठा करेगी, इसे वापस मूर्तिकारों को मुहैया कराएगी। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम जो शाडू माटी की मूर्ति के जो विसर्जन के बाद उसकी जो मट्टी है उसे इकट्ठा करके हम एक बार फिर वो मूर्तिकार तक पहुंचाएं। तो ये जो कैंपेन है पुनरावर्तन जिस नाम से हम कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ करीब करीब 16 संस्थाओं ने उनका हाथ बढ़ाया है। इसे विस्तार देने के लिए फाउंडेशन पुणे की सोसाइटी में लोगों से संपर्क भी कर रही है। वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि समुद्र, नदियों या जल स्रोत में विसर्जन की बजाय घर में करें। इसका बकायदा उन्हें डेमो भी दिया जा रहा है। लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है, उन्हें भी संस्था का ये प्रयोग अच्छा लग रहा है। जो गणपति की मूर्ति रहती है वो घर में ही हम विसर्जित करेंगे और उसकी जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी वापस रिसाइकलिंग के लिए देंगे ताकि नदियों में प्रदूषण ना रहे। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सोसाइटीज के व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके बाद स्कूलों में ये सारी चीजें बता रहे हैं। स्कूलों में जब हम छोटे बच्चों को ये सारी बातें बताते हैं तो वो उनके घर में जाकर इस चीज के लिए घर के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ पुणे ही नहीं, इंदौर में भी गणेश प्रतिमाओं को लेकर अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तो बकायदा जेल में मूर्तियां तैयार कराई जा रही हैं। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इन सब में एक पौधे के बीज डाले गए हैं, यानी विसर्जन के बाद अगर इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके एक नए पौधे को जन्म दिया जा सकता है। इसके अलावा इन प्रतिमाओं की ये भी खूबी है कि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जेल में इको फ्रेंडली गणेश जी हम लोग बना रहे हैं और ये गणेश जी जो बना रहे हैं इसमें फूल का जो है मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी सिंथेटिक कलर का या किसी भी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। शुद्ध इको फ्रेंडली गणेश जी हैं। इनमें से हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 50 से 100 गणेश जी ऐसे हैं जिनमें हमने पौधों के बीज भी डाले हैं। बहरहाल बापा का आशीर्वाद भक्तों को भरपूर मिलता है। उन्हें किसी भी रूप में पूजा जाए, वो अपने भक्तों पर कृपा करने में पीछे नहीं है।
इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ पुणे से पंकज खेलकर, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश में उत्सव की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र से इतर दूसरे राज्यों में भी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर राजस्थान के जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर से सामने आई है, जहां बप्पा के लिए मोदकों की झांकी लगाई गई। मोदक मोदक और चारों तरफ सिर्फ मोदक। तस्वीरें राजस्थान में जयपुर के सबसे चर्चित मोती डूंगरी मंदिर की है, जहां गणेश जी की भव्य प्रतिमा है और यहां उनके सबसे प्रिय मोदक की झांकी सजाई गई है। इस मोदक की खासियत है कि इसमें हर आकार के मोदक बनाए गए हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। वैसे यहां बुधवार को आम दिनों के मुकाबले भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन गणेश उत्सव को देखते हुए अगले 9 दिन यहां अच्छी खासी भीड़ नजर आने वाली है। गणेश उत्सव को लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पहले दिन यहां गणेश जी के दरबार में मोदकों की झांकी लगाई गई। इसमें 40 ग्राम से लेकर 251 किलो तक के मोदक बनाए गए हैं। मंदिर में दिखने वाले इन मोदकों में 251 किलो के 2 मोदक, 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक और 1100 मोदक 1.5 किलो के बनाए गए हैं। मोती डूंगरी मंदिर के महंत का कहना है कि भगवान गणेश के जन्मोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां हैं। इसकी शुरुआत आज भगवान गणेश के अभिषेक से होगी। आज भगवान के ये मोदक अर्पित करे गए हैं। शाम को 6:30 बजे से भगवान के निःशुल्क प्रसाद वितरण होगा। स्कूल के अंदर तो एक क्रम अभी तक तो 1 तारीख तक चलेगा और इसके अंदर जो अपने भार की संख्या है वो वर्णित नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान के भोग की व्याख्या नहीं की जाती। आज का ये विशेष है, वो शाम को निःशुल्क प्रसाद होगा और अपन प्रसाद का एक कण भी लेते हैं तो उसको 4 जगह बांटते हैं। इसके अलावा कई और तैयारियां मंदिर की तरफ से 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के लिए की गई हैं। भगवान के सुबह पंचामृत अभिषेक होगा, उसके बाद ध्वज धारण होगा, उसके बाद भगवान को नवीन पोशाक धारण करी जाएगी। नवीन मुकुट भगवान के जो पचरंगा मुकुट है वो धारण करा जाएगा और फिर 30 तारीख को मेहंदी के टाइम पे जो भगवान के वर्ष में एक बार मुकुट धारण होता है, स्वर्ण मुकुट, वो धारण होगा। श्रद्धालुओं में भी गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ आने वाले लोग कई सालों से यहाँ आते रहे हैं, लेकिन गणेश उत्सव के मौके पर यहाँ आना एक अलग ही एहसास कराता है। हमें आते 17 साल हो गए। प्रति बुधवार को यहाँ गणेश जी के दर्शन लाभ करने आते हैं। इनकी बहुत पुरानी महिमाएं प्राचीन समय से चलती आ रही है। मैं हर बुधवार गणेश जी के दर्शन करने आती हूँ और भक्तों का ऐसे ही जमावड़ा मिलता है और आज तो विशेष दर्शन है। और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था 251 किलो का लड्डू एक विशेष झांकी के तौर पे है और बहुत ही मनमोहक झांकी है और भगवान गणेश की कृपा पूरे जयपुर वासियों पर ऐसे ही बनी रहे। मंदिर में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। वैसे गणेश उत्सव शहर के दूसरे गणेश मंदिरों में भी मनाया जा रहा है, लेकिन जो मान्यता और चर्चा मोती डूंगरी मंदिर की है वो अलग है। ये मंदिर जयपुर की पहचान से जुड़ा है। जयपुर से देवंकुर, गुड न्यूज टुडे। नोएडा में 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने के लिए ब्लास्ट किया जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस फाइनल ब्लास्ट से पहले आज और कल रिहर्सल किया जाएगा। दोनों ही दिन एक्सप्रेसवे कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। 28 अगस्त को करीब 1 घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रहेगा पूरी तरीके से और इसके अलावा ब्लास्ट वाले दिन यानी कि 28 अगस्त को नोएडा एक्सप्रेसवे के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है अब और रोजाना पलवल से गाड़ी में भरकर बारूद लाया जाता था और सूर्यास्त होने तक ही बारूद टावर में लगाया जाता था। सूर्यास्त होने के बाद विस्फोटक पदार्थ लगाने का काम नहीं किया गया। नॉन इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने का काम भी पूरा कर लिया गया है। आज इसकी टेस्टिंग होगी और इन दोनों अवैध इमारतों का निर्माण सुपरटेक बिल्डर ने 50,000 वर्ग मीटर में किया है।
इन्हें तोड़ने का पूरा खर्च जो है कंपनी वहन करेगी। चयन की गई कंपनी एडिफिस अब से पहले साउथ अफ्रीका में इसी तरह की एक इमारत को ध्वस्त कर चुकी है। देखिए, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिन से जारी लगातार बारिश का दौर तो थम गया है, लेकिन मुरैना और श्योपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात अब भी बने हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब मैदान में उतर के पहुंच चुके हैं। बुधवार की सुबह सुबह बोट से एनडीआरएफ की टीम के साथ तो दोपहर में हवाई सर्वे का हालात का जायजा लिया। मैदान में जुटी सभी टीमों में उतरकर हौसला बढ़ाया। सीएम शिवराज खतरे की परवाह किए बिना जैसे संभव हुआ वैसे ही बाढ़ में फंसे हुए लोगों के बीच पहुंचे। सीएम शिवराज ने पिछले 3 दिन में विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना समेत कई बाढ़ प्रभावित जिलों का तूफानी दौरा किया है।